अधिगम के सिद्धांत में हमने इन चार लोगों को पढ़ चुका है। इन चार लोगों को हमने अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। और इसके आगे यदि अगले सिद्धांत पे आए तो अगला जो सिद्धांत है वो भी काफी मजेदार सिद्धांत है, जिसको बोलते हैं अष्टपदीय सोपान का सिद्धांत। अष्टपदीय सोपान का सिद्धांत। और इसको देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे रॉबर्ट एम गैने। जिसको देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? रॉबर्ट एम गैने। अष्ट सोपान पदीय सिद्धांत था, इसको देने वाले रॉबर्ट एम गैने हैं। और जैसा कि आप नाम से ही समझ पाएंगे, अष्ट मतलब क्या होता है? 8। पदी मतलब पद या फिर चरण। अष्ट मतलब 8, पदीय मतलब पद, और सोपान मतलब क्या होता है? चरण। मतलब 8 पदों वाला इसमें क्या इनके सिद्धांत में? चरण था। तो इन्होंने जो सिद्धांत बताया, इनका सिद्धांत भी अधिगम से रिलेटेड है। और इनका सिद्धांत भी आपसे पूछा जाता है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी लगता है आउट ऑफ सिलेबस हैं, वो सभी सिद्धांत यहीं से रहते हैं। जैसे रॉबर्ट एम गैने का अष्ट सोपान पदी सिद्धांत था, तो इस सिद्धांत में उन्होंने 8 पद बताए। और इन्होंने बताया कि यदि किसी बच्चे को अधिगम होता है तो किस तरीके से होता है, और एक के बाद दूसरा लेवल कौन सा आना चाहिए। यदि आप उसमें से एक भी लेवल को तोड़ने की कोशिश करेंगे या एक भी चरण को आप तोड़ने की कोशिश करेंगे, बस वहीं पे आपका अधिगम गलत हो जाएगा, आपका अधिगम वहां पे होना रुक जाएगा। तो इन्होंने बताया कैसे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा आता है। तो इन्होंने जो चरण बताए वो चरण बनाते हैं, देखिएगा। इन्होंने त्रिभुजाकार लिया और इन्होंने कुल कितने चरण बनाए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन्होंने कुल कितने चरण लिए? इन्होंने जो चरण लिए वो चरण थे टोटल कितने? 8। 8 चरण लिए और इन्होंने हर चरण के नाम रखे। उन्होंने हर चरण बताया कि अधिगम होता कैसे। तो ध्यान दीजिएगा एक एक चरण के बारे में। पहला उन्होंने जो चरण बताया वो था संकेत अधिगम स्तर। पहला जो चरण था वो था संकेत अधिगम स्तर। और दूसरा जो चरण था उद्दीपक, सॉरी उद्दीपक नहीं, अनुक्रिया उद्दीपक स्तर। दूसरा चरण कौन सा था? अनुक्रिया उद्दीपक स्तर। और तीसरा था श्रृंखला स्तर। तीसरा कौन सा था? श्रृंखला स्तर। और चौथा आपका आ जाता है शाब्दिक स्तर। चौथा आपका होता है कौन सा? शाब्दिक स्तर। चौथा आपके चौथे स्तर में कौन सा आ जाता है? शाब्दिक स्तर। उसके बाद जो अगला चरण आता है वह था बहु विभेदनात्मक बहुविभेदनात्मक स्तर। अगला जो चरण रहता है वो रहता है बहुविभेदनात्मक स्तर। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले संप्रत्यय, पहले क्या? संप्रत्यय, उसके बाद सिद्धांत स्तर, हाँ उसके बाद होता है कौन सा? समस्या समाधान। उसके बाद होता है समस्या
समाधान स्तर। मतलब ये उन्होंने अधिगम के 8 स्तर बताए। उन्होंने अधिगम के क्या बताए? 8 स्तर बताए, 8 लेवल, जब अष्टपदी सोपान का। तो सोपान माने स्तर होता है, लेवल होते हैं। उन्होंने 8 अधिगम के स्तर बताए और उन्होंने कहा पहला होता संकेत अधिगम स्तर, दूसरा होता अनुक्रिया उद्दीपक, तीसरा श्रृंखला होगा, उसके बाद शाब्दिक आएगा, उसके बाद बहुविभेदनात्मक आएगा, उसके बाद संप्रत्यय, फिर सिद्धांत, फिर समस्या का क्या होता है? समाधान। तो सिद्धांत या इसी को आप लिख सकते हैं सूत्र। सिद्धांत या इसी को क्या लिखते हैं? सूत्र। तो इन्होंने ये स्तर बताए थे। मैं इसको एक साइड कर लेता हूं, ऊपर का लिख चुके होंगे, उम्मीद तो यही करता हूं आपसे। बीच में देखिए, तो अब एक एक स्तर के बारे में समझिए। समझिए कि इन्होंने जो बात बोली वो इतनी अहम है क्यों अधिगम के लिए। उन्होंने बोला कि सबसे पहला स्तर होता है वो संकेत अधिगम स्तर होता है। मतलब संकेत अधिगम कि इसमें जो भी चीजें सीखी जाएंगी संकेत द्वारा। आप पढ़े होंगे जब अधिगम पढ़ रहे थे तो उसमें सबसे पहले आप जब अधिगम के आप प्रकार पढ़ रहे थे तो उसमें आता ना गामक अधिगम, जिसमें एक आप इंद्रियों द्वारा अधिगम करते हैं। मतलब संकेत के रूप में आपको मालूम नहीं कि सामने आग है और आग से जले तो हुआ क्या, लेकिन आपको एक संकेत मिल जाता है कि नहीं बच्चे को कि नहीं ये चीज जो भी है इसके पास नहीं जाना, इसको छूने से कष्ट होगा, दर्द होगा, इससे दूर ही रहना क्या है? अच्छा है। तो वो कौन सा था? संकेत अधिगम स्तर। पहला स्तर उन्होंने बोला कि बच्चा जब भी पहले चीज सीखता है कोई भी, तो पहले संकेत सीखता है। वो पानी नहीं बोलेगा, मम बोलेगा। मतलब टूटी फूटी शब्दों में अपनी बात को कहेगा। और यदि उसे टूटी फूटी शब्द भी नहीं बोलने आता तो संकेत दिखाता है। कैसे? जब उसे भूख लगेगा वो रोना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको ये नहीं बोलने आता कि हमको भूख लगी है, भोजन चाहिए। वो क्या शुरू कर देता है? रोना। और आप समझ जाते कि नहीं इसको भूख लगा हुआ है। यदि खुश हो गया तो हंसना शुरू कर देगा, तो आप समझ जाएंगे नहीं हंसना है। उसको टहलना रहेगा तो हाथ ऊपर उठा कर रोना शुरू करेगा, नहीं आपको समझ में आ जाता कि नहीं इसको लेके घुमाना होगा कॉलोनी में 4 चक्कर। तो कौन सा अधिगम का स्तर होता है? पहला होता है संकेत अधिगम स्तर, जहां बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? संकेतों के द्वारा। पहला कौन सा अधिगम का स्तर है? संकेत अधिगम स्तर, जिसमें लोग किसके द्वारा सीखते हैं? संकेतों का प्रयोग करते हैं। जिसमें व्यक्ति किसका प्रयोग करता है? संकेतों का। दूसरा होता है अनुक्रिया उद्दीपक स्तर। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, चीजों के बारे में जाना, बाल्टी कटोरा ये वो दुनियादारी, तो बच्चों को आप पढ़ाते कैसे हैं ध्यान रखिएगा। अनुक्रिया उद्दीपक स्तर इसको उन्होंने क्यों बोला? आप क्या बोलते हैं? पढ़ो, क से कबूतर। कभी सोचें कि यदि इस लाइन को बोला जाता है हमेशा कि क से कबूतर, ख से खरगोश, या फिर अ से आम, आ से आम, तो ये जो लाइन पढ़ाई जाती क्यों पढ़ाई जाती? यही है अनुक्रिया उद्दीपक का स्तर। यही कौन सा? अनुक्रिया उद्दीपक का स्तर। देखिए, बच्चे को सिखाना क्या है? क। बच्चे को क्या सिखाना है? क। लेकिन सहारा किसका लेते हैं? कबूतर का। क्यों? कबूतर उसका पसंदीदा चीज है, उसके बारे में जानता है, उसे कबूतर इंटरेस्टिंग लगता है, रोचक लगता है। आम उसे पसंदीदा चीज है, उसे उसमें रुचि आती है, आम को देख के खुश होता है। चित्र बने रहते हैं, देखने जो भी आप प्राइमरी स्कूल वगैरह में गए होंगे देखते हैं चार्ट वगैरह पे, और छोटा सा लिखा रहेगा, आ छोटा सा, लेकिन आम बड़ा सा बनाया रहेगा। क्यों? क्योंकि सिखाना आ है वो अलग बात है, लेकिन बच्चा किस चीज को देख के सीखेगा? कोई तो उसकी पसंदीदा चीज होनी चाहिए। उद्दीपक क्या होता है? एक लक्ष्य होता है, या फिर एक आपका पसंदीदा लालच वाली चीज होती है जहां आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए वहां चित्र बनाए जाते हैं ताकि बच्चों को रोचक लगे, चीजें अच्छी लगे। वो कबूतर से जोड़ के क्या सीखता है? क। आप पढ़ाते हैं क से कबूतर, पर वो कबूतर से जोड़ के क्या सीखता है? क। खरगोश से जोड़ के क्या सीखेगा? ख। आम से जोड़ के क्या सीखेगा? आ। तो मतलब ये होते हैं उद्दीपक जो उसको रुचिकर लगते हैं। और अनुक्रिया किस पे करता है? क पर। इसलिए बोला जाता है अनुक्रिया उद्दीपक का क्या स्तर, क्योंकि ये चीजें उसके लिए, एक कबूतर हो गया, खरगोश हो गया, आम हो गया, ये चीजें उसके लिए काम करती हैं एक उद्दीपक का। समझिएगा, जो कबूतर हो गया, खरगोश हो गया, आम हो गया, ये चीजें उसके लिए काम कर रही है उद्दीपक का। पर उसको अनुक्रिया करके सीखना क्या है? वो कोशिश किस लिए कर रहा है? ये जो बार बार क्रिया कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? क सीखने के लिए, ख सीखने के लिए, आ सीखने के लिए। इसलिए इसको बोला जाता है अनुक्रिया उद्दीपक स्तर, क्योंकि आप भी सिखाते ऐसे ही है। क से कबूतर, वो क से कबूतर नहीं सीख रहा, वो कबूतर से क सीख रहा है। आज तक आप भी इस बात को ध्यान नहीं दिए रहेंगे। आप बोलते हैं क से कबूतर, तरीका भी सही है, लेकिन वो सीखता कबूतर से क है, खरगोश से ख है, ना कि ये सीखता है कि ख से खरगोश। दूसरी स्तर को बोला जाता है
अनुक्रिया उद्दीपक का स्तर, जहां बच्चे एक एक वर्णमाला के बारे में सीखते हैं। क के बारे में सीखेंगे, ख के बारे में सीखेंगे, ग के बारे में सीखेंगे। अंगा, अंगा मतलब आप लोग, कुछ नहीं, चलिए मजाक कर रहे थे। क ख ग घ अंग इसमें सीखता है। श्रृंखला स्तर, श्रृंखला स्तर वो होता है जहां पे वो श्रृंखला सीखेगा, वर्णमाला, जहां पे वो क्या सीखता है, वर्णमाला सीखता है। पूरा अ से लेके ज्ञ तक आपको सुनाएगा, वर्णमाला सीखेगा, या नंबर की जो श्रृंखला होती है, जो नंबर होती है, गिनती होती है, उसको सीखेगा। पहाड़े सीखता है। उसके बाद के स्तर में आप क्या बच्चों को सिखाते हैं, पहाड़े सिखाएंगे, गिनती सिखाएंगे, 1 2 3 4, या फिर आप वर्णमाला सिखाते हैं, क ख ग घ अंग कक्का किक्की कुक्कू, यही चीजें सिखाते हैं। तो कौन सा स्तर होता है, श्रृंखला, जहां आप उसको एक श्रृंखलाबद्ध रूप में या फिर क्रमवार चीजों के तरीके से चीजों को सिखाते हैं। तो पहले संकेत सीखता है, उसके बाद क ख ग घ सीखता है, वो भी कैसे, क से कबूतर, ख से खरगोश करके। उसके बाद फिर क ख ग घ जब सीख गया तो उसको अब श्रृंखला में सीखेगा, अ से लेके ज्ञ तक पढ़ना, 1 से लेके 100 तक उल्टी गिनती लिखना, सीधी गिनती लिखना। और इसीलिए बच्चों को सिखाया ही जाता है, क्योंकि यही अगला स्टेज ही होता है, पहाड़े लिखना, ये सारी चीज सिखाते हैं। शाब्दिक स्तर क्या होता है, जहां पे अब जब उसने अ से लेकर ज्ञ तक बोलना सीख गया, क ख ग घ पढ़ना सीख गया बहुत अच्छे तरीके से, तो अगला आता है शाब्दिक स्तर, जहां पे आप उनको शब्दों के बारे में सिखाते हैं। लिखो कमल, क्या लिखो, क म ल, तीनों को मिला के क्या हो जाएगा, कमल। और कमल बोलते बोलते लिख देगा कलम। तो अगला कौन सा होता है स्तर, जहां आप शब्दों के बारे में सिखाते हैं। आप ढेर सारे शब्दों को लिखना सिखाएंगे उसको, बच्चा लिखेगा भी, शब्द गलतियां भी करता है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी गलती होती है, क्या बोलेंगे, कमल लिखने को लिख देगा कलम। ध्यान दिए होंगे, ये हर बच्चों के अंदर दिक्कत आती है कि आप बोलेंगे कमल लिखने को और वो लिख क्या देता है, कलम। आप बोलेंगे लकड़ी लिखने को, वो लिख क्या देगा, लड़की। तो ये वो गलतियां हैं जिसके बीच वो अंतर नहीं समझ पाता। मतलब शब्दों को तो लिखना जान गया है, इसमें नो डाउट है, पर वो उन शब्दों के बीच के अंतर को नहीं समझ पा रहा है कि कलम अलग चीज है, कमल अलग चीज है। कमल को अलग तरीके से लिखते हैं, कलम को एक, उसको दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, इसलिए वो कमल को भी क्या लिख देता है, कलम लिख देता है। तो अगला स्तर जो बहुविभेदनात्मक, मतलब विभेद मतलब अंतर करना, अब वो अलग अलग शब्दों के बीच अंतर करना सीख जाएगा कि नहीं, कमल अलग चीज है, कलम अलग शब्द है, दोनों एक जैसे शब्द नहीं है। कमल को अलग तरीके से लिखना, कलम को अलग तरीके से, लड़की को अलग तरीके से लिखना, लकड़ी को अलग तरीके से। तो वहां विभेद करना सीखता है चीजों के बारे में, शब्दों के बारे में उसको ज्ञान हो जाता है कि नहीं, ये शब्द अलग होते हैं, ये शब्द अलग होते हैं, इस शब्द को ऐसे लिखना जाएगा। मतलब जहां पे उसको शब्द वाक्यों को बनाना बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाता है, वो कौन सा स्तर होता है, बहुविभेदनात्मक स्तर। उसके बाद का स्तर जो है संप्रत्यय। संप्रत्यय स्तर होता है एक सिद्धांत या सूत्र, दोनों स्तर में बहुत अंतर है। संप्रत्यय स्तर में आपको मैंने पहले ही बताया है, संप्रत्यय बनने का मतलब कि आपके दिमाग में क्या बनना, बिंब बनना, किसी चीज का इमेज बन जाना ही कहलाता है कि आपके दिमाग में संप्रत्यय बन गया। जैसे गाय, गाय बोलते हैं उसका इमेज आपके दिमाग में आ जाता है, तो मतलब उसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्या है, क्लियर है। जैसे बोला गया घोड़ा, तो घोड़े का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ताजमहल आप कभी नहीं देखे हैं, लेकिन उसको इतनी बार आप पढ़ चुके हैं कि उसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है, कि एक ओवरऑल आपके दिमाग में इमेज आ जाती है। तो संप्रत्यय जब निर्माण होता है, मतलब दिमाग में उस चीज का इमेज आ जाना, इसका मतलब होता है कि आप उसका नाम जानते हैं, उसके बारे में व्याख्या कर सकते हैं, और उसके बारे में उसको पहचान सकते हैं। किसी चीज जिसको आप पहचान सकते हैं, उसके बारे में व्याख्या कर सकते हैं, उसका नाम बता सकते हैं, इसका मतलब कि उस चीज का संप्रत्यय आपके मस्तिष्क में क्या है, पूरी तरह क्लियर है। अगला स्तर आता है सिद्धांत या सूत्र। अब संप्रत्यय क्लियर हो गया, जैसे बच्चा जान गया कि नहीं कमल क्या होता है, कमल को पहचानता है, कमल के बारे में 2-4 लाइन व्याख्या कर सकता है, कमल किस चीज का नाम है ये भी जानता है, तो मतलब उसके बारे में संप्रत्यय क्या है, क्लियर है। तो ऐसे हर शब्दों के बारे में उसका संप्रत्यय क्या होता है, क्लियर होता है संप्रत्यय स्तर पे। अगला स्तर होता है सिद्धांत या सूत्र स्तर। सिद्धांत या सूत्र स्तर में क्या होता है, जिसमें आप थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे आप मैथ वगैरह में प्रमेय पढ़े, उपप्रमेय पढ़े, आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ते हैं, वैद्युत के नियम पढ़ते हैं, जहां आपके फार्मूला आ जाते हैं, सूत्र आ जाते हैं, मतलब जहां पे आप प्रमेय वगैरह पढ़ते हैं, सिद्धांतों को पढ़ते हैं, जहां आप सूत्र याद करते हैं, तो वो सारी चीजें किसमें आती है, सिद्धांत या सूत्र स्तर में। अगला होता है समस्या समाधान। रॉबर्ट एम ने कहा जब वो सिद्धांत या सूत्र स्तर तक पहुंच जाता है, प्रमेयों के बारे में जान जाता है, सिद्धांतों के बारे में समझ जाता है कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, मैथ के कौन कौन से प्रमेय हैं, या फिर एक
सामाजिक जीवन में जीने के क्या नियम होते हैं, क्या तरीके होते हैं। तो जब इन सभी चीजों के बारे में सीख जाता है तो अगला स्तर आता है समस्या समाधान। और समस्या समाधान स्तर पर उन्होंने बोला कि अब बच्चा इतना एलिजिबल हो चुका है कि उसके सामने कोई भी समस्या आएगी तो उसका समाधान कर सकता है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट था? रॉबर्ट एम गैने का, जिन्होंने दिया था अष्टपदी सोपानकी का सिद्धांत। एक बार इसको लिखिएगा। और यही गलती होता है गणित पढ़ते समय। गणित पढ़ते समय क्या होता है? क्या आपने संकेत सीखा, क ख ग घ सीखा, वर्णमाला सीखा, उसके बाद शब्दों को बनाना सीखा, शब्दों के बीच अंतर भी जान गए। शब्दों के बीच क्या जान गए? अंतर, किसको ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे। पर संप्रत्यय का कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने की वजह से इसलिए गणित के सूत्र आपको समझ में नहीं आते। अब देखिए, जैसे हम बोले कि संप्रत्यय में, जैसे मान लीजिए एक सूत्र है कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये क्या है? आपका सिद्धांत है या सूत्र है। समझिएगा, सिद्धांत सूत्र और संप्रत्यय में अंतर क्या होता है, बहुत बड़ा अंतर है और इसको आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो अभी तक इस प्रौढ़ावस्था में भी जो पढ़ रहे होंगे, लिख के दे रहा हूं कि आधे से ज्यादा लोग इस सूत्र को याद ही करते हैं। क्या करते हैं? इस सूत्र को याद ही करते हैं। और जाहिर बात है क्यों याद करते हैं? क्योंकि उसका संप्रत्यय उनको क्लियर नहीं है। संप्रत्यय क्लियर होने का मतलब उसको पता होना चाहिए कि लाभ होता क्या है, लाभ की वो व्याख्या कर सके, आखिर लाभ क्या होता है। अरे कोई दुकानदार है तो लाभ क्या होता है उसको मालूम हो जाए कि लाभ क्या होता है। कि कोई सामान खरीद के लाए, 10 रुपए में 15 में बेच दिए तो 5 रुपए का लाभ हुआ। ये होता है कॉन्सेप्ट संप्रत्यय। कि लाभ का संप्रत्यय क्या है? कि लाभ का संप्रत्यय क्या होगा? कि कोई चीज 5 में खरीद कर 10 में बेचना, 5 रुपए का लाभ कमा लेना। 15 के सामान को 25 में बेचना और 10 रुपए का लाभ कमा लेना। ये लाभ का क्या कॉन्सेप्ट है। ये चीजें यदि आपके दिमाग में क्लियर है तो आपको सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? यदि कोई सामान जब दुकानदार बेचता है जिसमें, उसको क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। और जिस मूल्य में आप खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। तो आप सोच के देखिए, क्या ये सूत्र कभी याद करने वाला सूत्र था? ये ऐसा सूत्र था जो कि अपने आप डेवलप हो जाना चाहिए कि लाभ मतलब होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अरे 10 के चीज को 15 में बेचे हैं तो 5 रुपए का क्या होगा? लाभ होगा। तो यही उन्होंने बोला कि पहला चीज होता है संप्रत्यय को क्या करना, क्लियर। यदि एक एक चीज के संप्रत्यय बच्चे के दिमाग में क्लियर होते तो उसको इस सिद्धांत या सूत्र को समझने में दिक्कत ना होता। तब समझ गए होंगे। और उसके बाद जब ये सिद्धांत या सूत्र उसको आ जाते अच्छे तरीके से, तो जाहिर बात है उससे जुड़े हुए जो समस्या के समाधान थे उसको वो अपने तरीके से बहुत ही आसानी से कर लेता। और यही दिक्कत होता है कि जब किसी चीज का संप्रत्यय पूरा क्लियर रहता तो आप उसके सिद्धांत या सूत्रों को भी समझ नहीं पाते, उसको रटना क्या कर रहे थे शुरू। अब प्रतिशत का सिद्धांत और सूत्र क्लियर ही नहीं है। पूछे प्रतिशत होता क्या है, 4 लाइन में इसकी व्याख्या कीजिए। तो नाम तो जानते हैं प्रतिशत का, सिंबल बना रहेगा तो पहचान भी लेंगे प्रतिशत, पर करिए जब व्याख्या कर लीजिए। नाम जानते हैं, पहचान भी लेंगे, पर व्याख्या नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका संप्रत्यय क्लियर नहीं है। और जब संप्रत्यय क्लियर नहीं है प्रतिशत का, परसेंटेज का, तो जाहिर बात है परसेंटेज का सिद्धांत और सूत्र आपके समझ में नहीं आएगा। तो आप रटना क्या कर देंगे शुरू। और जब उसको रटेंगे और उसको समझेंगे नहीं तो उससे जुड़े हुए समस्या को समाधान करने में आपको क्या आएगी? बहुत दिक्कत आएगी। आप जाहिर बात उससे जुड़े हुए सवाल आसानी से नहीं लगा पाएंगे। तो यही उन्होंने बताया रॉबर्ट एम गैने ने कि हर चीज अधिगम में ये 8 क्या होते हैं? चरण होते हैं। ये 8 क्या होते हैं? चरण होते हैं। और उन्होंने एक चीज और बताया, उन्होंने एक बात और बताया कि नीचे के जो 3 चरण होते हैं, ये वाले, ये मानव व पशु दोनों के लिए होते हैं। ये 3 चरण मानव व पशु दोनों के लिए होते हैं। और ऊपर के जो बाकी के 5 चरण हैं, इसमें सिर्फ मानव अधिगम करता है। ये लेबल है कि आप किस लेवल पे हैं।
तो देखिए नीचे के 3 लेवल पे तो मानव भी पहुंच जाता है और साथ में पशु जो जानवर होते हैं वो भी नीचे के 3 लेवल को क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद के बाकी 5 लेवल को कौन पूरा करता है, सिर्फ मानव। अरे पूछा जाएगा कि रॉबर्ट एम गेने के सिद्धांत जो अर्थ परिसोपानकी का सिद्धांत है, इसमें पशुओं के लिए कितना लेवल है, 3 लेवल। अब मानव के लिए कुल कितना लेवल है, ऊपर के 5 और नीचे के 3, कुल कितने लेवल है, 8 लेवल है। तो समझ गए होंगे, इसको लिख लीजिएगा एक एक स्तर के बारे में और उसके बारे में इन्होंने क्या बोला था, और समझ के लिख लीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक चीज और, यदि बोला जाए कि अर्थ सोपानकी का जो सिद्धांत है, जो त्रिभुज है, इसमें नीचे की से ऊपर की ओर जाते हैं, तो सरल सबसे कौन सा काम होगा, सबसे सरल काम कौन सा होगा, नीचे का, और सबसे कठिन काम कौन सा होगा, ऊपर का। इसलिए इसको बोलते हैं ये कैसे जाता है, सरल से जटिल की ओर। ये कैसे जाता है, सरल से जटिल की ओर। अर्थ सोपानकी के जो सिद्धांत है वो सरल से जटिल की ओर जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये आया होगा तभी कमेंट में लिख देना कि समझ में आ गया है, तो दोबारा यही पढ़ा दूंगा। फिर एक बार लिख दीजिएगा कमेंट में कि आ गया है कि नहीं समझ में आया, या फिर कहीं दिक्कत हो तो उसको भी कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। अगले सिद्धांत पे चलते हैं। अगले जो सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक हैं उनका नाम है कर्ट लेविन। कहीं सुना सुना नाम लग रहा है, कर्ट लेविन। याद कीजिए, कल जब पढ़े थे आपने अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत, जहां पे मैक्स वर्ड में प्रवर्तक रहते हैं, कोहलर प्रयोग करता रहते हैं, और सहयोगकर्ता में 2 लोग रहते हैं, एक रहता है कर्ट कोहका और दूसरा रहता है कर्ट लेविन। तो कर्ट लेविन भी वहां क्या थे, सहयोगकर्ता। शुरू में तो संज्ञानवाद से बहुत प्रभावित थे, कोहलर के साथ काम करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया, और जो अपना सिद्धांत दिया उसको बोलते हैं अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। यदि पूछा कर्ट लेविन निवासी कहाँ के थे, आप पहले पढ़ चुके, गेस्टाल्टवाद के सारे निवासी कहाँ के, जर्मनी के। दूसरा चीज, पहला निवासी कहाँ के थे, जर्मनी के। और दूसरा चीज यह क्या थे, एक गणितज्ञ। और यही बात तो खल गई उनको कि चूंकि जो कर्ट लेविन थे वो क्या थे, गणितज्ञ। अब संज्ञानवाद जो सिद्धांत दिए थे कोहलर, तो उन्होंने गणित का कोई फार्मूला बनाया नहीं, और कर्ट लेविन को लग गया बुरा, कैसे कैसे हो सकता है, बिना गणित के फार्मूला का कोई सिद्धांत आप बना देंगे, 2-4 फार्मूला तो बनाना चाहिए था ना। और कर्ट लेविन वहां से होते हैं गुस्सा और बना देते हैं अपना खुद का एक नया सिद्धांत। तो जो कर्ट लेविन है और निवासी कहाँ के थे, जर्मनी के, और वो पेशे से क्या थे, एक गणितज्ञ। और इनका जो सिद्धांत है, इनके सिद्धांत को बोला जाता है क्षेत्र का सिद्धांत, या इन्हीं के सिद्धांत का और नाम है तलरूप का सिद्धांत, या इन्हीं सिद्धांत को बोलते हैं जीवन देश या जीवन क्षेत्र का सिद्धांत। जीवन देश या जीवन क्षेत्र का सिद्धांत। और इसी जीवन देश को बोलते हैं इंग्लिश में लाइफ स्पेस, लाइफ स्पेस। इन्हीं के सिद्धांत के 3 नाम थे, क्षेत्र का सिद्धांत, तलरूप का सिद्धांत, जीवन देश या जीवन क्षेत्र का सिद्धांत। क्षेत्र के सिद्धांत के जगह कभी लिखा रहेगा आपको क्षेत्रवाद का सिद्धांत। तो जहां भी क्षेत्र या क्षेत्रवाद का सिद्धांत हो, चाहे अधिगम का हो चाहे प्रेरणा का, कहीं भी हो, तो उसको देने वाले कौन होंगे, अपने कर्ट लेविन होंगे। और चूंकि ये क्या थे, गणितज्ञ थे। अगला पॉइंट कर्ट लेविन के बारे में, कि शुरू में कर्ट लेविन गेस्टाल्टवाद, जिसे क्या आप क्या बोलते हैं, संज्ञानवाद,
से प्रभावित थे, परंतु बाद में उन्होंने अपना खुद का सिद्धांत दिया। और पूछेगा क्षेत्रवाद के जनक कौन है, क्षेत्रवाद संप्रदाय के भी जनक कौन है, तो कौन हो जाएंगे आपके अपने कर्ट लेविन। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, जो कर्ट लेविन का यह सिद्धांत गति मनोविज्ञान पर आधारित है। कर्ट लेविन का यह सिद्धांत गति मनोविज्ञान पर आधारित है। कर्ट लेविन का यह सिद्धांत गति मनोविज्ञान पर आधारित है। अब इनका सिद्धांत समझिए कि इन्होंने अपने सिद्धांत में दिया क्या था। देखिए, इन्होंने अपने सिद्धांत को बड़े ही अच्छे तरीके से बताया। इनके सिद्धांत को समझिएगा। इन्होंने बोला कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आप हो गए, कोई भी व्यक्ति का एक अपना जीवन देश होता है। जीवन देश या जीवन क्षेत्र किसे कहते हैं? जीवन देश या फिर जीवन क्षेत्र किसे कहते हैं? उन्होंने बोला कि एक व्यक्ति जो होता है अपने जीवन देश या जीवन क्षेत्र से घिरा होता है, उसके आसपास का पूरा। और उस जीवन या देश या जीवन क्षेत्र में दो चीजें होती हैं। जीवन देश या जीवन क्षेत्र में दो चीजें होती है। एक होती है क्या? वातावरण। एक होता है क्या? वातावरण। एक होता है उसका संज्ञानात्मक क्षेत्र। एक होता है कौन सा? उसका संज्ञानात्मक क्षेत्र। देखिए, इस व्यक्ति के आसपास के जो भी चीजें होंगी वो किस में आ जाती है? वातावरण में। और संज्ञानात्मक मतलब तो मानसिक। और इसके बुद्धि के अंदर जो भी ज्ञान है, जो भी उसकी सोचने की क्षमता है, उसी को बोला जाता है कौन सा क्षेत्र? संज्ञानात्मक क्षेत्र। उन्होंने बोला कि हर व्यक्ति अपने जीवन देश से घिरा होता है और उस जीवन देश के दो भाग होते हैं। एक होता है वातावरण, मतलब व्यक्ति के आसपास का सारी चीजें, रिश्तेदार, नाते, स्कूल, घर, परिवार, समाज, जो भी है सब कुछ वातावरण। और साथ में दूसरा व्यक्ति का खुद का क्या होता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र, जो उसकी बुद्धि होती है, उसका मस्तिष्क होता है। और उन्होंने कहा कि वातावरण की हर व्यक्ति से कुछ मांगे होती हैं। जैसे आप हैं, आपकी अपनी कुछ बुद्धि है, वो बुद्धि आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र हुआ। और आपके आसपास का वातावरण, मतलब रिश्तेदार से लेते हुए सारे लोग आपके क्या हो गए? आसपास के वातावरण। और वातावरण में समाज, परिवार, मित्र से लेकर सभी लोग आ गए। और उस वातावरण की आपसे मांगे हैं। और मांगे कैसे? यदि पास हो गए, नौकरी लग गए तो इज्जत और सम्मान मिलेगा, नहीं हुए तो बेइज्जत भी नहीं, करने लायक नहीं छोड़ेंगे सब। तो ये क्या है? मांगे हैं कि तुम्हें पास होना ही होगा। तो और उस मांग को पूरा आप कैसे करते हैं? अपने बुद्धि से। जो आसपास के वातावरण की मांग है कि नहीं तुम्हें यूपी टेट पास करना ही है, यूपी टेट क्या करना है? पास करना है। ये क्या है? वातावरण की मांग है, आसपास के समाज की क्या है? मांग है। और उस मांग को आप पूरा कैसे करते हैं? अपने संज्ञानात्मक क्षेत्र से, मतलब अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके। पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं अपने बुद्धि का प्रयोग करके। तो अपने संज्ञानात्मक क्षेत्र का प्रयोग करके आप उस मांग को पूरा करने की क्या करते हैं? कोशिश। और जब उस मांग को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो उसी समय आपके व्यवहार में परिमार्जन होता है, मतलब बदलाव आता है। और आप पढ़े हुए हैं कि यदि व्यवहार में बदलाव आता है तो उसी को क्या बोलते हैं? अधिगम। तो इन्होंने जो एक बात कही, हर व्यक्ति अपने जीवन देश से घिरा होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन देश से घिरा होता है, जिसके दो भाग होते हैं। जिसके दो भाग होते हैं। पहला वातावरण और दूसरा उसका संज्ञानात्मक, या जिसे आप बोलते हैं मानसिक क्षेत्र। मतलब व्यक्ति अपने जीवन देश से घिरा होता है, उसके दो भाग होते हैं। उस जीवन देश जिसके दो, जो उस जीवन देश के दो भाग होते हैं, एक वातावरण, दूसरा संज्ञानात्मक क्षेत्र। दूसरा पॉइंट, वातावरण की
वातावरण की व्यक्ति से कुछ मांगे होती हैं जिसे वह अपने संज्ञानात्मक क्षेत्र द्वारा पूरा करने की कोशिश करता है, पूरा करने की कोशिश करता है, कोशिश करता है जिससे उसके व्यवहार में परिमार्जन होता है। परिमार्जन क्या होता है? जिससे उसके व्यवहार में हुए परिमार्जन द्वारा, व्यवहार में हुए परिमार्जन द्वारा अधिगम होता है। समझिए, हुए परिमार्जन द्वारा अधिगम होता है। अब समझिए, वातावरण की आपसे मांग है कि आपको यूपी टेट पास करना है। अब आप अपनी बुद्धि लगाए पढ़े, भिड़े पढ़े, रोज उठ रहे, नोट्स बना रहे, प्रैक्टिस सेशन सब मांग कर रहे हैं, नहीं चलना चाहिए, चलेगा भी। तो आप अपनी बुद्धि का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं उस मांग को पूरा करने का। अब मांग पूरा हो चाहे ना हो, आप उस कोशिश की वजह से आपके व्यवहार में बदलाव आएगा। व्यवहार में क्या होगा? परिमार्जन। और उस परिमार्जन या उस बदलाव के द्वारा ही आप क्या हो जाता है? अधिगम। पूरा होगा कि नहीं होगा ये मायने नहीं रखता, उस कोशिश के द्वारा आपको अधिगम जरूर होगा। आप कुछ ना कुछ उस कोशिश के द्वारा सीखेंगे जरूर। और यही बात किसने बोला था? कर्ट लेविन ने। अभी यही नहीं खत्म हुआ, अभी लिखिए, फिर आगे बताता हूं। उसके बाद कर्ट लेविन ने एक और चीज बताया। उन्होंने कहा, एक डायग्राम बनाया कि मान लीजिए यहां पर्सन है, कौन? व्यक्ति। पर्सन मतलब कौन? यहाँ पे है व्यक्ति है। मान लीजिए ये जो घेरा है ये आपका घेरा है, जिसमें आपका वातावरण, जीवन देश आ जाता है, आपका व्यक्ति का पूरा क्षेत्र आ जाता है, जिसमें आपका बुद्धि, वातावरण, सारी चीजें आ जाती हैं। आप हर व्यक्ति के पीछे कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। प्रेरणा क्या? हर व्यक्ति के पीछे कुछ ना कुछ कर्षण होता है। क्या होता है? कर्षण। और कर्षण को विक्टर ब्रूम वाली कहानी में पढ़ा था, प्रत्याशक संध्यान, विक्टर ब्रूम, जब आप पढ़ रहे थे वहां भी कर्षण शब्द आया था, याद करिए। और प्रेरणा में जाके देखिएगा पीछे क्या होता है? कर्षण। और हर व्यक्ति का अपना खुद का जीवन होता है, उसके पास अपना कर्षण होता है। और कर्षण के साथ साथ उस व्यक्ति के जीवन में होती है क्या? बाधा। और उसके जीवन में कुछ ना कुछ क्या होता है? लक्ष्य। ये उन्होंने एक डायग्राम बनाया, बोला कि यदि एक व्यक्ति का जीवन क्षेत्र है, समझिएगा, ये जो बड़ा वाला घेरा है, ये व्यक्ति का क्या है? जीवन क्षेत्र है। ये व्यक्ति का क्या है? जीवन क्षेत्र है। ये जो हरा वाला घेरा है ये व्यक्ति का क्या है? जीवन क्षेत्र या जीवन देश है। यहाँ पे व्यक्ति है जिसकी अपनी खुद की क्या है? बुद्धि है। और साथ में उसके आसपास की चीजें क्या होगी? उसके वातावरण। उसके वातावरण में उसके सामने कुछ बाधाएं भी आती है, जाहिर सी बात है। और साथ में उसका कुछ कर्षण होता है। कर्षण का मतलब क्या होता है? शब्द पढ़े ना, प्रतिकर्षण और आकर्षण, दोनों में क्या आता है? कर्षण। अरे कर्षण धनात्मक है, मतलब क्या है? उसका आकर्षण है। आकर्षण मतलब क्या है? प्रेरित है। उसको आकर्षित लगा, वो क्या है? प्रेरित है। अब माइनस है तो मतलब प्रतिकर्षण है। प्रतिकर्षण मतलब उस काम को करने के लिए वो प्रेरित नहीं है, प्रेरित नहीं है। तो समझिए, आप प्लस का कर्षण से आकर्षण बना, मतलब प्लस, तो क्या होगा? प्रेरित होगा।
कर्षण से माइनस, प्रतिकर्षण मतलब प्रेरित नहीं होगा, ये होता है कर्षण। तो यदि आप खुद सोचिए कि यदि ये आपका जीवन है, ये पूरा हरा वाला जो एरिया है वह आपका पूरा जीवन है, जिसमें आपके सामने कुछ बाधाएं भी होती हैं, आप खुद होते हैं, आपकी बुद्धि होती है, साथ में कुछ कर्षण होता है। मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रेरित करने वाले होंगे, पॉजिटिव भी हो सकता है, और कभी कभी आपके जीवन में कुछ कर्षण ऐसे मिलते हैं जो नेगेटिव होते हैं, आपको डिमोटिवेट भी करते हैं। उन्होंने कहा हर चीज होती है। तो उन्होंने कहा ये उसका लक्ष्य है, ये क्या है उसका लक्ष्य है। तो व्यक्ति को यदि कर्षण मिला पॉजिटिव, यदि उससे पॉजिटिव कर्षण मिला, उसको मोटिवेशन मिली कहीं से, तो व्यक्ति इस बाधा को पार करेगा और लक्ष्य की क्या कर लेगा, प्राप्ति कर लेगा। और यही उन्होंने क्या बोला कि अधिगम है, कि जब व्यक्ति मोटिवेट होता है तो बाधा को पार करने की कोशिश करता है, और जब बाधा को पार करता है तो वो किसकी प्राप्ति कर लेता है, लक्ष्य की। तो उन्होंने बोला कि बस जीवन में इतना ही होता है, बोले नहीं, ये तो उस व्यक्ति को लगता है कि लक्ष्य की प्राप्ति कर लिए, लेकिन उसके बाहर की भी एक दुनिया होती है जिसे उन्होंने नाम दिया, उसके बाहर भी क्या होती है, एक दुनिया होती है, बाहरी दुनिया होती है, जिसे उन्होंने नाम दिया विदेशी माल। जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, विदेशी माल। तो विदेशी माल है, तुम्हारे पहुंच के क्या है, बाहर है। तो उन्होंने बोला कि जैसे मान लो कि ये व्यक्ति की जगह आप हो गए, लक्ष्य आपका क्या हो गया, यूपी टेट, आपको खूब मोटिवेशन मिला, और मोटिवेशन करके यूपी टेट पास कर लिया, मान लीजिए सुपर टेट भी पास करके आप नौकरी पा गए। तो आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में पाने के लिए बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है? उसके अलावा भी है, जिसको उन्होंने नाम दिया बाहरी दुनिया, विदेशी माल। यदि आप चाहेंगे तो उसके उस लक्ष्य के बाद भी पाने के लिए क्या होती है, बहुत सारी चीजें होती है, जिसके बारे में व्यक्ति चाहे तो पा भी सकता, चाहे तो नहीं भी पा सकता। तो ये उन्होंने पूरा एक डायग्राम बना के दिया था कि कर्षण, व्यक्ति, बाधा। तो देखिए, जैसे इनके में जो मुख्य शब्द थे, कुछ प्रमुख शब्द शब्द भी थे, जैसे कर्षण। कर्षण प्लस भी हो सकता है, कर्षण कैसा हो सकता है, माइनस भी। कर्षण का मतलब क्या होता है, या कर्षण शब्द का मतलब क्या है? तो देखिए, कर्षण वह शक्ति है कर्षण, देखिए कर्षण क्या करता है, मोटिवेट करने का काम करता है या फिर डिमोटिवेट भी करने का काम करता है। तो कर्षण वह शक्ति है जो निर्धारित करता है कि, जो निर्धारित करता है कि व्यक्ति कार्य करेगा या नहीं, व्यक्ति कार्य करेगा या नहीं। एक शब्द उन्होंने और दिया था, सदिश। सदिश, सदिश राशि पढ़े हैं इंटर में, सदिश जिसमें दिशा हो। तो उन्होंने कहा कि यदि आप मान लीजिए खूब मोटिवेट हुए, तो मोटिवेट हुए तो आपकी जो दिशा होगी कहाँ होगी, आपके लक्ष्य की तरफ होगी। तो सदिश का मतलब क्या होता है, ये जो दिशा दिखाया गया है, इसी दिशा को बोला जाता है क्या, सदिश। कि लक्ष्य के दिशा में प्रयास, लक्ष्य के दिशा में प्रयास क्या कहलाता है, सदिश। अब मान लीजिए आप मोटिवेट हैं, ठीक है, तो जैसे आप अभी वीडियो देख रहे होंगे, आधे भगा के देखेंगे, आधे आराम से देखेंगे। आधे को अगर कितना जल्दी खत्म होगा, आधे तो अभी आधे पे ही छोड़ के निकल लेंगे, ऐसे भी होंगे। क्यों? क्योंकि मोटिवेट ही नहीं है। मोटिवेट नहीं है किसके लिए, यूपी टेट के लिए या सुपर टेट के लिए। तो मोटिवेट नहीं है तो वीडियो आधे पे छोड़ के जाएंगे, जाहिर सी बात है। वो जाकर तो रील देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनका मोटिवेशन किधर है, रील की तरफ। उनका दिमाग बोलता है रील देखने में मजा आएगा, चलो देखते हैं। वो मोटिवेट है, प्रेरित है, किस चीज को देखने के, रील देखने के लिए, मूवी देखने के लिए, उसके लिए प्रेरित है। इसलिए उस व्यक्ति की जो दिशा होगी यूपी टेट की तरफ नहीं होगी, किधर होगी, रील देखने में होंगी। इसलिए यदि आप मोटिवेट हैं यूपी टेट के लिए, तो आपकी दिशा किधर होती है, यूपी टेट की तरफ। तो उन्होंने वही बोला कि सदिश क्या होता है, लक्ष्य की दिशा में प्रयास। ये जो व्यक्ति लक्ष्य की दिशा में जो प्रयास करेगा वही क्या कहलाता है, सदिश। और कर्षण क्या होता है, कर्षण यदि पॉजिटिव होगा तो व्यक्ति कार्य करेगा, नेगेटिव होगा तो व्यक्ति कार्य नहीं करेगा। तो कर्षण वह शक्ति है जो निर्धारित करता है कि व्यक्ति कार्य करेगा या फिर नहीं करेगा। और एक शब्द उन्होंने और दिया जिसे बोलते हैं गति। एक शब्द उन्होंने और दिया जिसे बोलते हैं गति। बाधा दूर करके
लक्ष्य तक पहुंचना क्या कहलाता है? गति। बाधा दूर करके लक्ष्य तक पहुंचना। अब कर्सर है, आपको पॉजिटिव बोला, आप मोटिवेट नहीं, अब यूपी टेट पढ़ना है, रील वगैरह नहीं देखना है, आधे वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी आज करेंगे। अब आप व्यक्ति हैं, आप सदिश, आपकी दिशा होगी इधर। अब आप इधर से चलना क्या कर रही है? शुरू अपने यूपी टेट की तरफ। तो जब चलना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बाधा दूर करके, जब इस बाधा को दूर करेंगे, मेहनत वगैरह करेंगे, इस बाधा को दूर करके जब आप यूपी टेट को पास कर लेंगे तो उसी को बोला जाता है क्या? गति। इसलिए बोला जाता है कि इनका जो सिद्धांत गति मनोविज्ञान पे क्या है? आधारित है। तो वही बाधा को दूर करके व्यक्ति का लक्ष्य तक पहुंचना क्या कहलाता है? गति। लक्ष्य की दिशा में उसका प्रयास करना कहलाता है सदिश। और कर्षण वह शक्ति होती है जो निर्धारित करता है व्यक्ति इस कार्य को करेगा या फिर नहीं करेगा। और व्यक्ति का जो जीवन देश होता है, ये हरा वाला घेरा, उसके अंदर व्यक्ति होता है जिसकी खुद की बुद्धि होती है, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव मोटिवेशन भी होता है, डिमोटिवेशन, और साथ में क्या होती है? बाधाएं। और जब उसको वो पार करता है तब वो कहाँ पहुंचता है? अपने लक्ष्य में। और जब आप इसको पा लेंगे तो आपका जीवन देश इतना बड़ा हो जाएगा। कुछ और अचीव कर लिए तो आपका जीवन देश और बड़ा हो जाएगा, नहीं तो आप इतने में क्या रह जाएंगे? इतने में बैठे रह जाएंगे। जब यूपी टेट पास करेंगे तो आपका जीवन देश कितना बड़ा हो जाएगा? इतना बड़ा हो जाएगा। तो जैसे आप अचीवमेंट करते जाएंगे, अपने बाधाओं को पार करते हुए नए नए लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, उतना ही बड़ा आपका जीवन देश होगा, उतना ही ज्यादा। और जितना ज्यादा जीवन देश, जितनी बाधाओं को पार, उतना ही ज्यादा आपको क्या होगा? अधिगम होगा। इसको लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट जो इनके बारे में महत्वपूर्ण है, कि कर्ट लेविन का मानना था कि दो चीज मानना था। पहला, व्यक्ति का व्यवहार व्यक्ति तथा उसके वातावरण का गुणनफल होता है। देखिए गणितज्ञ है ना, गुणनफल होता है, गणितज्ञ है। दे दिए क्या? सूत्र। मतलब व्यवहार, मतलब बी से बिहेवियर मतलब व्यवहार किसके बराबर होता है? फैक्टर, दो चीजों पर निर्भर। एफ मतलब फैक्टर मतलब कारक, दो कारक पर निर्भर करता है। पी से पर्सन मतलब व्यक्ति पर, गुणे व ई से इन्वायरमेंट मतलब वातावरण पर। ये पूछता है सूत्र क्या है, किसने दिया है? कर्ट लेविन ने दिया है। किस सिद्धांत से आया? क्षेत्रवाद का या क्षेत्रीय सिद्धांत से आया है। तो बिहेवियर बराबर फैक्टर, दो फैक्टर पर निर्धारित करता है, पर्सन और उसके आसपास का वातावरण। इन दोनों चीजों पर उसका व्यवहार निर्धारित करता है। तो बोलेंगे सर आप तो अधिगम पढ़ाते, अधिगम कहाँ आया? तो सुनो ना। और दूसरा बात उनका जो मानना था कि व्यक्ति का अधिगम व्यवहार तथा वातावरण का गुणनफल होता है। मतलब एल से लर्निंग मतलब अधिगम, ये बराबर होता है, दो फैक्टर पर निर्भर करता है, दो कारक होते हैं इसके अंदर जिसके ऊपर निर्भर करता है। बी से बिहेवियर इंटू ई से इन्वायरमेंट मतलब वातावरण। इन्होंने कहा, और समझिए बात इनका सही भी है, ऐसा नहीं कि इस बात में कोई गलती है। आपका व्यवहार, किसी भी बच्चे के लिए व्यवहार सोचिए, उसके अंदर जो बिहेवियर है, जो गुण है, वो कहां से आएगा? एक तो व्यक्ति और साथ में उसका क्या होना चाहिए? आसपास का इन्वायरमेंट। जैसे एक चोरों की बस्ती है, किसकी बस्ती? चोरों की। और एक सज्जन पुरुषों की बस्ती है, किसकी? सज्जन पुरुष की। एक चोरों की बस्ती, एक सज्जन पुरुष की बस्ती है। यहाँ एक बच्चा है और यहाँ एक बच्चा, यहाँ चोर ही चोर रहते हैं, यहाँ सज्जन पुरुष रहते हैं। तो आप बताइए इस बच्चे का व्यवहार कैसा होगा? चोरों जैसा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल चोरों जैसा होगा। और क्यों होगा? तो आप बोलेंगे सर उसके आसपास का वातावरण उसको क्या करता है? प्रभावित। तो इस बच्चे के व्यवहार के बनने में दो चीजें निर्भर की। पहले इसके आसपास का क्या? वातावरण, और साथ में ये खुद क्या? व्यक्ति, ये क्या? बच्चा, और साथ में ये क्या?
बच्चा। सोच के देखिए, यदि आसपास का वातावरण चोरों का ना रहे तो क्या इसका व्यवहार चोरों का होगा? नहीं होगा। अब सोच के देखिए, आसपास का वातावरण चोरों का है पर ये बच्चा ही यहां ना रहे तो क्या बच्चा के अंदर व्यवहार चोरों का आएगा? नहीं आएगा। इसलिए स्वयं वो व्यक्ति और साथ में उसके आसपास का वातावरण, वो दोनों चीज डिसाइड करते हैं कि उसका व्यवहार कैसा होगा। इसलिए उन्होंने लिखा जो व्यवहार होता है खुद वो व्यक्ति और आसपास का वातावरण, इन दोनों चीजों पर निर्भर करता है। क्योंकि सोच के देखिए, किसी के आसपास सभी सज्जन लोग रहते हैं, इसलिए बच्चा भी क्या है? सज्जन है। और सोचिए इसके आसपास के वातावरण में सज्जन लोग ना रहे तो बच्चा क्या सज्जन बन पाएगा? नहीं। और सोचिए आसपास सज्जन लोग हैं पर बच्चा ही यहां ना हो तो भी क्या बच्चे के व्यवहार में वो प्रभाव दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि दोनों चीज चाहिए, वातावरण भी होना चाहिए और साथ में बच्चा भी वहां पे होना चाहिए, वो व्यक्ति भी वहां पे होना चाहिए। इसलिए बिहेवियर में दो चीज पे निर्भर करता है, खुद उस व्यक्ति पे और साथ में आसपास का वातावरण। लर्निंग, अधिगम, अधिगम भी दो चीज पे निर्भर करता है, बिहेवियर और इन्वायरमेंट। आप पढ़ें, अधिगम का मतलब क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। और जो आपके बिहेवियर में परिवर्तन आता है वो किसके वजह से आता है? आसपास के वातावरण। कॉपी, किताब, स्कूल, परीक्षा, हर एक चीज आपके किसका भाग है? वातावरण का भाग है। हर वो चीज जो आपको सजीव चाहे निर्जीव वस्तु जो आपको प्रभावित की, आप बगीचे में जा रहे थे, फूल तोड़े, पीछे वाला चट से मारा, क्यों फूल तोड़ रहा है? समाज के उस व्यक्ति ने भी आपको प्रभावित किया। मतलब आसपास का जो वातावरण होता है और साथ में आपका जैसा व्यवहार होता है, ये दोनों चीजों से आप क्या करते हैं? अधिगम करते हैं। अधिगम के लिए आप नहीं, आपका बिहेवियर, व्यवहार और आसपास का वातावरण, ये आपके व्यवहार को में कुछ ना कुछ बदलाव लाता है जिसके वजह से आप अधिगम करते हैं। पढ़े ना, अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। किसमें? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। बिहेवियर मतलब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। और जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है किसके वजह से आता है? वातावरण के कारण आता है। समाज के लोग, रिश्तेदार से हो गए कि काहे भी नहीं निकला, कितना दिन से पढ़ रहा, निकलता नहीं, नौकरी कब लेगा, फलाने हो गया। तो ये सब क्या है? वातावरण के लोग हैं जो आपके बिहेवियर में बदलाव लाते हैं। तो वही लर्निंग दो चीज पे निर्भर करता है, बिहेवियर मतलब व्यवहार और आसपास का वातावरण जो आपके व्यवहार में क्या लाएगा? बदलाव लाएगा। तो इसलिए उन्होंने ये क्या दिए? दो सूत्र दे दिए, तब जाके उनको संतोष हुआ कि नहीं अधिगम अब सही है। बोले ना, गणितज्ञ हैं, बिना सूत्र की कहानी बनेगी नहीं। तो एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। इनके बुक का भी नाम लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। वैसे मैं आज हर बार बोला हूं कि बुक आपको करवाऊंगा मैं अलग से, पर लिख लीजिए। एक इनकी बुक थी, फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी, सॉरी, फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी नहीं, फील्ड थ्योरी ऑफ सोशल स्टडी। फील्ड थ्योरी ऑफ सोशल स्टडी। फील्ड थ्योरी ऑफ सोशल स्टडी। इनकी बुक का क्या नाम है? फील्ड थ्योरी ऑफ सोशल स्टडी। साइकोलॉजी से उनका दूसरा बुक था, वो था अ डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। LITY। एक उनके बुक का नाम था फील्ड थ्योरी ऑफ सोशल स्टडी, मतलब जो समाज है, वातावरण है, उसका एक फील्ड थ्योरी जो क्षेत्रवाद का सिद्धांत दिया। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, क्षेत्रवाद का सिद्धांत मतलब फील्ड थ्योरी। किसने दिया है? बुक इन्होंने। डायनेमिक थ्योरी, जैसे आप जानते हैं कि जो इनका सिद्धांत वो गतिक नियम पे आधारित है। तो डायनेमिक मतलब क्या होता है? गति। तो डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी ये भी किसने दिया है? सॉरी, ये बुक भी किसने लिखा है? कर्ट लेविन ने लिखा है। तो इस तरीके से आपका कर्ट लेविन वाला चैप्टर खत्म होता है। पर अभी अधिगम में और भी मजेदार मजेदार वैज्ञानिक है जिनका अधिगम के बारे में समझ और उनके कहने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं गलत है। हर तरीके से हर वैज्ञानिक आपको ये तो समझा ही देगा कि नहीं अधिगम ऐसे होता है, और सभी वैज्ञानिक अपनी जगह सही होंगे। और जाहिर सी बात है, अधिगम का मतलब बिहेवियर में चेंजेस और आपके व्यवहार में चेंजेस हजारों तरीके से आते हैं। इसलिए अधिगम करने के भी तरीके क्या हैं? हजारों हैं। पर उसमें से वो तरीका नहीं है क्या? रट कर याद करना, आरा वीडियो देख के भागना, ये सभी तरीका नहीं है। हर वैज्ञानिक एक चीज तो जरूर बोलता है कि मोटिवेट रहिए,
लक्ष्य की तरफ प्रयास कीजिए और बाधा से दूर जाइए। ये तो सभी बोलते हैं कि मोटिवेट रहिए, कोशिश कीजिए, मतलब प्रेरित रहिए, कोशिश कीजिए, प्रयत्न त्रुटि कीजिए, तभी आप अपने अधिगम कर पाएंगे। इतना तो सभी में कॉमन है, इसलिए रटना बंद करो, समझना क्या शुरू करो। नहीं तो इसकी कहानी खत्म करने में समय थोड़ी नहीं लगता, लेकिन चीजों के लिए आप समझे रहते हैं तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर रहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कर्ट लेविन नाम लेते ही आपको मालूम होता है क्षेत्रवाद का सिद्धांत, डायनामिक थ्योरी उन्हीं की है। आपको पूरी चीजें दिमाग में रिकॉल कर जाती है एक बार में। नहीं करवाने को तो मैं हमेशा बोला हूँ कि 10 मिनट में 10 सिद्धांत खत्म कर रहे यूं ही। रॉबर्ट एम गैनेम इतना चित्र बनाने की क्या जरूरत है, 8 चरण लिखवाए, बोल दिए 8 चरण उठते रॉबर्ट एम गैनेम, कहानी खत्म। पर चीजों को जितना अच्छी तरीके से समझेंगे उतना अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। इसलिए कमेंट करके जरूर बताया करिए कैसा लगा सेशन, मजा आया कि नहीं आया क्षेत्रवाद के सिद्धांत में, अपने आसपास का वातावरण, रिश्तेदारों के बारे में जानकर। और साथ में क्या कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्टेटस, जहां मन करे वहां 2-4 रील लगाइएगा, चौथे पे इसको लगा दीजिएगा, रील देखते देखते सब पहुंच जाएंगे वहां तक। तो शेयर कर दीजिएगा, और शेयर करने के साथ कमेंट जरूर करिएगा। कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, कोई भी बात हो तो आप उसे कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड लक, जय हिंद।